सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़पेपर डिकोडेड। आज हम 2 जून का द हिंदू न्यूज़पेपर देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो न्यूज़ है वो बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी ज़्यादा हैवी रेन्स हो गई, तो उसकी वजह से 34 लोगों की जान चली गई, प्लस कई सारा जो है वहाँ की ट्रेन रोड ट्रांसपोर्ट लाइफ डिसरप्ट हुई। तो वही रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। यहाँ पे यूक्रेन ने कंफर्म किया है 3 जून को पीस टॉक्स होनी है रशिया और जो है यूक्रेन के बीच में इस्तांबुल में। और उसी के बीच में यहाँ पे यूक्रेन ने 41 ड्रोन स्ट्राइक्स की रशिया में, और बोलते हैं कि जो है 5 एयर फील्ड जो है में की। और फिर रशिया ने भी लगभग उसके रिएक्शन में 472 ड्रोन्स भेजे, और जो सबसे ज़्यादा हैं फरवरी 2022 से। फिर अभी इनकी पीस टॉक्स होनी है 3 जून इस्तांबुल में, देखते क्या होता है। यहाँ पे बांग्लादेश में जो है इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने जो वहाँ की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी शेख हसीना जी, उन पे जो है क्राइम का इंडिक्शन लगाया है। तो बेसिकली उनका बैकग्राउंड क्या है कि शेख हसीना जी ने 5 अगस्त जो 2024 को बांग्लादेश छोड़कर इंडिया में आ गई थी। उनके ऊपर 10 महीने बाद एक केस दर्ज हुआ, जिसमें ट्राइब्यूनल ने ऑर्डर दिया है कि उनको कोर्ट में 16 जून को पेश होना है। तो इनके ऊपर इल्ज़ाम क्या है कि बेसिकली हसीना पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे सिविलियंस पर सिस्टमिक अटैक का जो है को लीड किया। और प्रोटेस्ट की शुरुआत एक एंटी कोटा सिस्टम स्टूडेंट मूवमेंट के साथ स्टार्ट हुई थी, लेकिन बाद में ये सिंगल एजेंडा जो है बन गया, जिसमें जो रेजीम कन्वर्जन में बदल गया कि इनकी जो सरकार है वो गिरानी है। एक वायरल वीडियो में होम मिनिस्टर जो इनके हैं वो बेसिकली जो पुलिस क्रैकडाउन इंस्पेक्ट करते हुए दिखाया गया उन जिसको। तो उनकी जो रोल है वो एक्चुअली वो सबूत के तौर पे माना जा रहा है। और इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने कंफर्म किया है कि हसीना अभी इंडिया में है। तो उनकी प्रेजेंस के बाद इंडिया और पाकिस्तान जो बांग्लादेश के रिश्ते हैं वो और भी ज़्यादा टेंस हो गए हैं। यहाँ पे फॉर्मर WHO की साइंटिस्ट हैं यहाँ पे ये पे फॉर्मर WHO साइंटिस्ट हैं डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जी। वो बोल रही हैं बेसिकली पिछले कुछ सालों में जो लोगों ने इम्यूनिटी डेवलप की है जो कोविड-19 के ख़िलाफ़, उसकी वजह से डरने की ज़रूरत नहीं है बोल रही हैं। और अभी तक जो है एक्टिव केसेस 3,395 एक्टिव केसेस हैं। और ये इंक्रीज़ ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है उसमें ओमिक्रॉन का जो सब वेरिएंट है की वजह से हो रहा है। और ये वायरस में कुछ म्यूटेशन ज़रूर आए, लेकिन बेसिक स्ट्रेन जो है वो सेम है। साउथ ईस्ट एशिया के कुछ कंट्रीज़ में केसेस बढ़ रहे हैं। और वैक्सीनेशन का फ़ायदा ये हुआ है कि जो पिछले कुछ सालों में लोगों ने इम्यूनिटी डेवलप की है वो बेसिकली इन्फेक्शन उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है तो सिम्टम्स माइल्ड होते हैं, जैसे 2 दिन का फीवर आता है, खांसी, हेडेक और बॉडी पेन। और अगर किसी को खांसी जो है या कफ या फीवर है तो मास्क पहने। और सीनियर सिटीजन्स जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट या लंग की प्रॉब्लम है, उन्हें एक्स्ट्रा कॉशन लेना चाहिए। तो वही बेसिक प्रिकॉशन बताती हैं कि हाँ मास्क पहन लगाएं, हाथ धोएं और पब्लिक जगह से में थूकने से बचें। नेक्स्ट न्यूज़ है वो तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना में बेसिकली जो कास्ट सेंसस हुआ था, उस कास्ट सेंसस की हेल्प से जो है बैकवर्ड इंडेक्स बना रहे हैं, कंपोजिट बैकवर्ड इंडेक्स। तो ये एक नया सोशल जस्टिस मॉडल है। तो इसमें बेसिकली जो है होगा क्या, जिसमें जो सारी कास्ट है उनको 0 to 126 पॉइंट्स में स्केल किया जाएगा, जैसे कि उनकी पॉपुलेशन के साइज के बिना किसी कनेक्शन के। तो अब ये इसमें क्या होगा कि जैसे 74 क्वेश्चंस कवर किए गए थे, जैसे कि एजुकेशन, इनकम, हाउसिंग, लैंड, टेक्नोलॉजी, इन सब पे। और 48 इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई किए हैं, जैसे 9 कैटेगरीज में, जैसे लिविंग कंडीशन क्या हो गई उनकी, एजुकेशन, इनकम, लैंड होल्डिंग, टेक्नोलॉजी एक्सेस, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। तो अब जैसे कुछ सैम्पल्स क्वेश्चन उनसे सब ये सब पूछे गए, जैसे मंदिर में भेदभाव होता है क्या, बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं या हिंदी मीडियम में, स्मार्टफोन या व्हीकल है, इस सब टाइप की चीज़ें। तो हर एक कास्ट को 0 to 126 स्केल स्कोर किया जाएगा उस पर, और ज़्यादा स्कोर जितना होगा उतना ज़्यादा बैकवर्डनेस माना जाएगा उस कास्ट का। और तो अब ये पूरा प्लान है। तो ये बेसिकली बोल रहे हैं कि जो है 2 हफ्तों में ये डिटेल दी जाएगी, और पब्लिक रिलीज़ भी हो सकता है ताकि जो है इसकी पब्लिक डिबेट्स भी हो सके इस बारे में। फिर नेक्स्ट आर्टिकल में बेसिकली जो है यूनियन गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र को परमिशन दी अपने जो चीफ मिनिस्टर डिज़ास्टर रिलीफ फंड होता है उसमें फॉरेन एड एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन वही 2018 में जो है केरला में जब फ्लड्स आए थे कई बहुत ज़्यादा, तो फिर वही सेंटर ने जो है फॉरेन एड लेने से मना कर दिया था। तो उसी लिए केरला महाराष्ट्र को फॉरेन एड लेने तो महाराष्ट्र बोला कि केरला महाराष्ट्र को फॉरेन एड लेने से रोक नहीं सकता।
पर सेंटर को सब स्टेट्स को बराबर ट्रीट करना चाहिए। और किसी बड़ी क्राइसिस के वक्त भी स्टेट्स के साथ पॉलिटिकल बायस होता है, केरला वाले ये सोच सकते हैं। तो वही केरला ने 2024 के वायनाड लैंडस्लाइड्स के बाद पीएम से एड की उम्मीद की थी, जब पीएम ने डिज़ास्टर साइट विजिट किया और विजिंगम पोर्ट डेडिकेट किया, पर दोनों बार केरला डिसअपॉइंटेड रहा। तो उसी के बारे में न्यूज़ है। यहाँ पे जो वेस्टर्न घाट्स की कैरिंग कैपेसिटी है उस पर एक डिटेल्ड स्टडी कंडक्ट कराने को बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी बीच में जो है जो कोडागू और दूसरे हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे प्री मानसून लैंडस्लाइड्स होने के बाद ये डिसीजन लिया गया है। और कंसर्न क्या है कि वेस्टर्न घाट्स में ज़्यादा रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, इस वजह से एनवायरनमेंट पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, प्रॉपर्टी और क्रॉप डैमेज हो रही है, वाइल्ड लाइफ लॉस हो रहा है और ह्यूमन कैजुअलिटीज़ भी काफ़ी हो रही हैं। तो जो एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये जो है वेस्टर्न घाट्स का डिग्रेडेशन हो रहा है, तो फ्यूचर में वाटर जो सीवियर वाटर स्कार्सिटी भी हो सकती है। तो बेसिकली एक बायोलॉजिकल हॉटस्पॉट है और कर्नाटका के 60% जो है रीजन में है ये वेस्टर्न घाट्स। तो जो कई तरह के जो फ्लोरा और फाउना स्पीशीज़ और इंसेक्ट्स का जो है होम है। आंध्र प्रदेश के एक यहाँ पे मिनिस्टर हैं जो बोल रहे हैं कि जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं उनको दोबारा रिवाइव करने से 385 करोड़ रुपए हर साल बच सकता है। तो पहले वाली जो रजीम थी YSRCP रजीम, इसने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू की थी, लेकिन अब जो गवर्नमेंट है उसने कैंसिल कर दिया था, बट अब फिर से राशन डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो गया है। फेयर प्राइस शॉप्स होती क्या हैं? गवर्नमेंट ऑथराइज्ड रिटेल आउटलेट्स होते हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती है, जैसे राइस, वीट, शुगर केन, केरोसिन, ये सब देती है सब्सिडाइज्ड गुड्स सब्सिडाइज प्राइस पे एलिजिबल फैमिलीज़ को, जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर आती हैं। मेन गोल क्या होता है? पुअर और वल्नरेबल सेक्शन को इंश्योर करना कि वो बेसिक फूड आइटम्स और एसेंशियल जो अफोर्डेबल प्राइसेस पे उनको मिल सकें, ताकि वो हंगर और पॉवर्टी से फाइट कर सकें। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे इंडिया वांट्स टू फॉरेन लॉ फर्म्स बट कंसर्न सिमर। तो फरवरी 2000 में क्या हुआ था कि जो है 40,000 से ज़्यादा इंडियन लॉयर्स ने फॉरेन लॉ फर्म्स जो कि इंडिया में प्रैक्टिस करती हैं उनको प्रैक्टिस करने से रोकने के लिए प्रोटेस्ट किया था। लेकिन 14 मई 2025 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो है फॉरेन लॉ फर्म्स और लॉयर्स को नॉन लिटिगस जो एरियाज़ हैं उसमें काम करने की परमिशन दी, बस रेसिप्रोकल बेसिस पे। ये 2018 के जो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के बाद एक बड़ा बदलाव है, जिसमें फॉरेन लॉयर्स को इंडिया में जो प्रैक्टिस करने से मना किया गया था। कुछ लीगल एक्सपर्ट जो है इसमें ये बोलते हैं कि जो है ये एक स्टेप है नॉलेज शेयरिंग के लिए, अच्छा मानते हैं, लेकिन कुछ रेसिप्रोसिटी पे सवाल उठाते हैं क्योंकि इंडियन लॉयर्स को विदेश में ऐसे राइट्स नहीं मिलते। तो जब अब एडवोकेट्स एक्ट में जो है वो अमेंडमेंट की डिमांड हो रही है। क्या है बेसिकली 25 मई को जो है नए रूल्स नोटिफाई किएंगे, जिसमें जो फॉरेन लॉ फर्म्स हैं उनको इंडिया में प्रैक्टिस करने की इजाज़त दे दी गई है, लेकिन ये सिर्फ नॉन लिटिगस मैटर्स के लिए है। मतलब वो सिर्फ फॉरेन और इंटरनेशनल लॉ के केसेस में काम कर सकते हैं, और वो भी जो रेसिप्रोकल बेसिस पर। न्यूज़ में CBI अरेस्ट सीनियर IRS ऑफिशियल ऑन चार्ज ऑफ टॉकिंग 25 लाख ब्राइब। तो CBI क्या है? बेसिकली CBI के इंडिया की प्रीमियर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो भी कॉम्प्लेक्स और हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं, जैसे कि उन जो हाई प्रोफाइल केसेस जैसे कि करप्शन रिलेटेड इकोनॉमिक क्राइम्स देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे IRS से रिलेटेड क्राइम्स जो है इन्वेस्टिगेट हो रहा है, और अदर सीरियस ऑफेंसेस जो भी हैं। तो ये किसके अंडर काम करती है? बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अंडर काम करती है। और इसका ओरिजिन जो है वो CBI ओरिजिनेट हुआ था स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1941 में, ब्रिटिश रूल के टाइम पे, प्राइमरीली इन्वेस्टिगेट करने के लिए जो करप्शन वॉर रिलेटेड होता है उसको। और इसकी जो पावर आती है वो बेसिकली डिराइव करता है जो दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है 1946 का, उससे ये पावर डिराइव करता है CBI। केसेस देखता है जैसे कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो गए, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हो गया, टेररिज्म रिलेटेड क्राइम हो गया, या फिर जो भी केस जो इनको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रेफ़र करता है वो देखते हैं। जो नेक्स्ट है वो जैसा पॉलिटिकल न्यूज़ है। फिर उसके बाद में GST कलेक्शन जो है मई में 2.01 लाख करोड़ रहा, जो कि अप्रैल से थोड़ा सा कम है, 2.37 लाख था जिसमें। नेक्स्ट न्यूज़ है यहाँ पे इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिल के जो है एक नेवल एक्सरसाइज जल्दी कंडक्ट करेंगे, जिसमें कि जो है स्पेन का शिप और जो इटली का शिप है वो इंडिया के साथ इंडियन नेवी के शिप्स और एयरक्राफ्ट भी पार्टिसिपेट करेंगे।
और ये एक्सरसाइज जो है नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स जैसे कि पायरेसी हो गया, स्मगलिंग हो गया, इन सब से फाइट करने के लिए जो है बेसिकली इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने के लिए करेगी। और ये अभी मुंबई में जो है बेसिकली आ गए हैं इनके शिप्स, दोनों के शिप्स बेसिकली जो है यूरोपियन यूनियन का के अंडर जो है पहली बार इंडिया के पोर्ट पे विजिट था इनका। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली एयर इंडिया इज़ लुकिंग टू रिप्लेस एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस पैक्ट विद टर्किश फिल्म। तो एयर इंडिया टर्किश जो टेक्निक को रिप्लेस कर जो टर्किश टेक्निक कंपनी है उसको रिप्लेस करने का प्लान कर रहा है, टर्की के जो सपोर्ट किया था पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, उस वजह से। और पाकिस्तान के एयर स्पेस बंद होने से फ़्लाइट लंबे रूट लेती हैं, तो जिससे एक्स्ट्रा फ्यूल कॉस्ट और डिले होता है। एयरलाइन सब्सिडी मांग रही है इस पर और रूट्स को ऑप्टिमाइज़ कर रही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है उसमें बेसिकली अभी यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने झारखंड और जो बिहार के अनरिकग्नाइज्ड स्कूल्स हैं उनको जल्दी आइडेंटिफाई करने के लिए बोला है। और जिसमें RTE एक्ट जो राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 है, उसमें जो भी 2009 के बाद स्कूल जो उसके बाद बने हैं, ये तो एक्ट तो 2005 का, 2009 के बाद जो बने हैं स्कूल्स, वो जो नॉर्म्स उनको फॉलो करने हैं, जैसे कि क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए पूरा बेसिक, और 25% सीट्स जो है वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए जो है रिज़र्व करना होगा। अगर स्कूल से रूल नहीं मानते हैं तो उनकी रिकॉग्निशन भी कैंसिल हो सकती है। और ये RTE एक्ट 2009 ही है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। नेक्स्ट आर्टिकल है वो बेसिकली यहाँ पे इज़ इंडिया द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी के बारे में है। तो IMF के 2024 के आगे के एस्टिमेट्स के मुताबिक जो है 2025 में इंडिया की GDP जो रहेगी वो $4,187 बिलियन हो जाएगी, जो जापान से थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है। और इंडिया 2024 में जो है 2025 में 4th लार्जेस्ट इकॉनमी जो है बन सकता है आफ्टर US, चाइना, जर्मनी और के बाद, ठीक है। तो अभी क्या है 5th नंबर पे। गवर्नमेंट का कहना है कि 2028 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बन जाएगा और 2027 तक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। तो GDP बट ये GDP जो है इसका लिमिटेशन क्या है, सिर्फ इकोनॉमी के साइज़ का इंडिकेटर है, बट लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है या हेल्थ है, क्वालिटी उसकी, एजुकेशन की क्वालिटी, इनकम इनक्वालिटी नहीं बताता है, ठीक है, इनक्वालिटी नहीं बताता है। GDP में अनपेड जो काम होता है, अनपेड जो वर्क होता है, जो कि वुमेंस का मोस्टली होता है, वो इंक्लूड नहीं होता है। इसी वजह से जो है कई लोग GDP की जगह दूसरे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स यूज़ करने की बात करते हैं। अब GDP कंपैरिजन की जो है प्रॉब्लम क्या है कि GDP एस्टिमेट जो है हर कंट्री अपनी करेंसी में होती है हैं। तो कंपैरिजन करने के लिए जो है कॉमन यूनिट जो है US डॉलर होनी चाहिए पहले तो, ठीक है। कन्वर्जन के लिए 2 तरीके हैं, मार्केट एक्सचेंज रेट और परचेजिंग पावर पैरिटी। ये मार्केट एक्सचेंज रेट जो है वॉलेटाइल जो लोग हैं, वॉलेटाइल और जो खर्च करने वाले हैं उनकी परचेजिंग पावर को इग्नोर करता है, ठीक है, परचेजिंग पावर को इग्नोर करता है, वॉलेटिलिटी भी इग्नोर करता है। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है कि प्राइसेस और वेजेस को एडजस्ट करता है, ठीक है, इन दोनों को, प्राइसेस और वेजेस को। तो अब ये इन दोनों की बात करें इनको, तो मार्केट रेट मेथड से इंडिया की इकॉनमी 5th लार्जेस्ट थी 2021 में, 5th लार्जेस्ट थी, ठीक है। 2025 में 4th थी, 2025 में 4th है, अभी 2025 में 4th है, ठीक है, 4th लार्जेस्ट है और 3rd लार्जेस्ट होने की प्रोजेक्शन है, ये मार्केट एक्सचेंज रेट के हिसाब से। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से के लिए इंडिया के लिए बेटर है, पर इसमें जो है परचेजिंग पावरिटी से इंडिया जो है 2009 में जो 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी है 2009 से, ठीक है। पर गवर्नमेंट सिर्फ मार्केट रेट वाले रैंकिंग को प्रमोट करती है। PPP जो परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया के लिए बेटर है, जब पर इसमें GDP इन्फ्लेट हो जाता है ना, इंडिया के लिए बेटर क्योंकि 3rd लार्जेस्ट बन जाता है इसमें 2009 से ही। फिर यहाँ पे GDP इसमें इन्फ्लेट हो जाता है ना, क्योंकि वेजेस और प्राइसेस जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में कम होते हैं, है ना, वेजेस और जो प्राइसेस होते हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में कम होते हैं, इसलिए GDP इन्फ्लेट हो जाता है। GDP साइज़ और रियलिटी इसका क्या है कि इंडिया की GDP बड़ी है लेकिन पॉपुलेशन भी सबसे बड़ी है, ठीक है। पर कैपिटा GDP में सिर्फ जो है $2,711 हैं, जो लो और मिडिल कंट्रीज़ के कैटेगरी में आता है, ठीक है।
और श्रीलंका और वियतनाम जैसे छोटे देश इंडिया से ज़्यादा पर बेटर जो उनकी पर कैपिटा जीडीपी रखते हैं, है ना। और जीडीपी के साइज़ को लेकर जो हाइप है वो लोगों में असली वेल बीइंग और को रिफ्लेक्ट नहीं करता, जैसे इग्नोर करता है ये सब चीज़ें, क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ और ये सब चीज़ें। तो इससे बिग इकोनॉमी इल्यूजन कहते हैं, जो ये सब रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, बट जो है ये हमारा थर्ड लार्जेस्ट या फोर्थ लार्जेस्ट बनने जा रहा है, तो इसे बोलते हैं बिग इकोनॉमी इल्यूजन। इंडिया के डेवलपमेंट को समझने के लिए जीडीपी से ज़्यादा जो सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें इस आर्टिकल में ये बोलते हैं कि ये देखने की ज़रूरत है जो लोगों की ज़िंदगी और काम से जुड़ी क्वालिटी बताते हैं, ठीक है। जो नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो बेसिकली कैसे टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को चेंज कर रहा है क्लाइमेट गोल्स मीट करते हुए। तो डेटा सेंटर्स जो बेसिकली होते हैं, डेटा सेंटर्स और जैसे कि ये डेटा सेंटर्स को कूल बनाने का एक नया तरीका है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी और जो WSP ग्लोबल है, ये इनके रिसर्चर्स ने बेसिकली एक स्टडी किया है कि में दिखाया कि जो कोल्ड प्लेट्स और इमर्जन कूलिंग ये टेक्निक्स जैसे एडवांस कूलिंग टेक्निक से डेटा सेंटर के लिए जो कार्बन एमिशंस हैं वो भी कम हो सकते हैं 15 से 21%। एनर्जी यूज़ जो है ये इम्प्रूव हो सकता है 15 से 20%, और वाटर कंजम्पशन जो है वो भी कम हो सकता है, ठीक है। तो अब डेटा सेंटर्स में हर सेकंड जो है लाखों प्रोसेसर्स, लैक्स ऑफ प्रोसेसर जो है काम कर रहे होते हैं, तो जिससे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ये गर्मी अगर कंट्रोल ना हो पाए तो जो है हार्डवेयर डैमेज भी हो सकता है। तो लैपटॉप में एक फ़ैन काफ़ी होता है, लेकिन डेटा सेंटर्स में हज़ारों सिस्टम्स एक साथ काम करते हैं, तो एक बॉनफायर की तरह ये हीट प्रोड्यूस करता है। अब जैसे कि एक एथलीट जो रेस में पानी पीना उसको पानी पीना चाहिए होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स को इफेक्टिव कूलिंग होती है ना, फास्ट और रिलायबल परफॉर्मेंस के लिए। तो नई जो टेक्निक्स है जो कोल्ड प्लेट और इमर्जन कूलिंग, कोल्ड प्लेट डायरेक्ट टू चिप कूलिंग होती है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट टू चिप कूलिंग। इसमें बेसिकली क्या करते हैं कि आइस पैक्स जो होते हैं वो चिप के ऊपर डायरेक्टली लगा देते हैं, ठीक है। तो उनका कूलेंट जो होता है हीट अब्जॉर्व कर लेता है। इमर्जन कूलिंग में क्या होता है, इसका पूरा हार्डवेयर एक स्पेशल ऑयल में डूबा होता है, ठीक है। ऑयल में डूबा होता है जिसकी वजह से पूरी तरह से हीट अब्जॉर्व करता है, फैंस की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, ठीक है। बेनिफिट क्या है, ये टेक्निक एफिशिएंट है, लेकिन डिप्लॉयमेंट में कई चैलेंजेस हैं इन टेक्निक्स के। हाई कॉस्ट होती है काफ़ी, है ना, रेगुलेशंस और कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस हैं। अगर ये सिस्टम लोकल जो है कोल बेस्ड एनर्जी से चले तो बेनिफिट न्यूट्रल हो जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक कार को कोल पावर से चार्ज करेगा ना करना, ये सब चीज़ें। और स्टडी का कंक्लूजन ये है कि कोल्ड प्लेट्स और इमर्जेंट ग्रिड जो है इलेक्ट्रिसिटी पर भी 15% से ज़्यादा एमिशंस और एनर्जी यूज़ रिड्यूस करते हैं। अगर 100% रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ हो तो एमिशंस 90% तक कम हो सकते हैं। फिर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में है। तो रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, ये एक हाई स्पीड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो बड़े शहरों में अर्बन सेंटर्स और उनके आसपास के सैटेलाइट टाउन्स को तेज़ और सेफ़ और कंफर्टेबल तरीके से जोड़ता है। और इसका गोल ये होता है कि बेसिकली जो लोगों का ट्रैवल टाइम है वो कम करना, और ट्रैफिक जो कंजेशन होता है उसको कम करना, और पॉल्यूशन में कमी करना, जो पॉल्यूशन जो होता है व्हीकल से उससे कमी करना, और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना है। तो अभी यहाँ पे आर्टिकल क्या है बेसिकली कि रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसे नमो भारत भी कहा जाता है, तो भारत के शहरों के बीच फास्ट, रिलायबल और इकोनॉमिक फ्रेंडली ट्रैवल का नया मॉडल है। दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर का पहला फ़ेज़ जो है ऑपरेशनल हो गया है, और दिल्ली अलवर और दिल्ली पानीपत जैसे नए फेजेस पाइपलाइन में है। ये सिस्टम जो है मेट्रो से कनेक्ट होकर सैटेलाइट सिटीज़ के लोगों को भी ट्रैवल टाइम काफ़ी कम करता है, और 180 किलोमीटर स्पीड वाली एसी ट्रेन्स जो एर्गोनॉमिक सीटिंग, वाईफाई, वेंडिंग मशीन जैसे मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ आती है। तो ये सब बेसिकली है कि मेट्रो और बस सिस्टम के साथ इसका सीमलेस इंटीग्रेशन लोगों के डेली कम्यूट को फास्ट और स्मूथ बनाता है। तो नमो भारत अर्बन मोबिलिटी का फ्यूचर है क्लीन और स्मार्ट और सस्टेनेबल, उसी के बारे में बोला गया है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो बेसिकली यहाँ पे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं कीम स्टारमर, वो बेसिकली कह रहे हैं कि यूके का जो डिफेंस बजट है वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं। 2027 तक 2.5% जीडीपी का कर देंगे, 2.5% ऑफ जीडीपी, और जो 2029 तक जो है ये 3% पे ले जाएंगे। तो जो इनके वॉर फाइटिंग रेडीनेस को दोबारा से मजबूत करेगा, खासकर रशिया की जो बढ़ती एग्रेशन है यूक्रेन में। तो और जो रोज़ साइबर अटैक्स होते हैं तो, और जैसे कि वेपन प्रोडक्शन बढ़ाने और म्यूनिशन स्टॉक पाइल बनाने पर ये जोर देगा बेसिकली।
जो नेक्स्ट न्यूज़ उसमें बेसिकली बांग्लादेश ने नए बैंक नोट्स जारी किए हैं, जिनमें अब तक कोई ये एक के डिज़ाइन सबसे अलग हैं कि जिसमें किसी भी पर्सन या पोर्ट्रेट नहीं होगा। और पहले सभी नोट्स पर शेख मुजीबुर रहमान जो है उनके जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट और फॉर्मर पीएम शेख हसीना के जो फादर थे। अब नए नोट्स पर जो है नेचुरल लैंडस्केप्स और हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स और हिंदू बुद्धिस्ट मंदिरों के चित्र होंगे। कुछ नोट्स पर बंगाल के जो फेमाइन और फ्रीडम वॉर मेमोरियल्स के भी विजुअल दिए जाएंगे, तो इसके बारे में है। तो ये पूरा आज का हमारा जो हिंदू का डिस्कशन था, न्यूज़ डिस्कशन, वो पूरा आज का 2 जून का था। तो प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।